श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा माँ शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। ये हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दैनिक पंचांग से दिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और एक जन्म तिथि उदाहरण के तौर पर एक्सरसाइज सीखने का सिखाने के उद्देश्य से बिना उस पर भविष्यवाणी या कोई टीका टिप्पणी किए हुए और बिना लाभ कमाए हम यह डेटा इस उद्देश्य से यह डेटा गूगल से लेते हैं। हमने प्रारंभ में बताया ही कि छवि तथा ध्वनि भी गूगल से लेते हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं, 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके सुझाव के अनुरूप अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग तारा बलन कहते हैं इसे। यह नक्षत्र को भी तारा कहा जाता है। यह जन्म नक्षत्र तथा आज के नक्षत्र की स्थिति के अनुसार इसे प्रतिफल करते हैं, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है और आज जिस नक्षत्र में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज का दिन कैसा होने का संकेत है। विभिन्न नक्षत्रों में चलते जाते हैं। यह ताराबलन मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है जो जातक को बृहद रूप से ग्रहों के बारे में पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग जन्म राशि में के अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत है जिसे चंद्र बलन है। यह चंद्रमा जिस राशि में होते हैं जन्म कुंडली में और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसे दिन होने के संकेत। चौथा भाग आज का चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। यह विभिन्न कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता विभिन्न कार्यों के लिए है जो दैनिक कार्य से लेकर पहली बार किए जाने वाले कार्य, पूजा पाठ तथा ऐसे कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, ग्रहों से संबंधित कार्य, इन सभी के लिए चौघड़िया उपयोगी होता है। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से प्रस्तुति भी यूट्यूब पर रखी है हिंदी और अंग्रेजी में। यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, हिंदी में चौघड़िया की उपयोग आप उसे संदर्भित कर ज्ञान अर्जित कर उसका उपयोग कर सकते। पांचवा भाग और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों के साथ खेल कूद कर अंकों के पीछे भाग दौड़कर अंकों के आंख मिचौली का सामना कर हम जीवन यापन करते हैं। अंकों की हमारे जीवन में हम भूमिका होती है। कुछ अंक हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक मिस करते हैं और जो प्रदत्त अंक होते हैं वे हमारे शुभकारी भी होते हैं। साथ ही साथ जीवन के यात्रा के दौरान कुछ हमारे से अंक अर्जित कर लेते हैं जो कि हमें नुकसान देगा। अंक इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य अंक ज्योतिष को घर घर हर 10 घर में पहुंचाना ताकि सभी व्यक्ति अंक ज्योतिष को सीख सकें। क्योंकि सीखना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है और इसका उपयोग कर सके अपने दैनिक कार्यों में। साथ ही साथ जो भी जिस व्यक्ति का परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में किसी का कोई असंतुलन होता है या कोई समस्या आती है तो अंक ज्योतिष से उसका निराकरण कर बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ यह भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इसका दूसरे भाग, पांचवा का ही दूसरा भाग में आज का अंक विभिन्न तिथि, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्म
में जन्म जातकों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। तो चलिए प्रस्तुति में, सभी प्रस्तुति पांचों भाग आज का बहुत महत्वपूर्ण, रोचक तथा ज्ञानवर्धक और उपयोगी होने वाला। आप कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ बने रहेंगे ताकि अंत तक, ताकि आप उससे लाभ। तो चलिए पंचांग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पंचांग एक तरह का, जैसा हम जानते हैं, शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु इसकी भूमिका हमारे जीवन में काफी, यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग आत्मबल बढ़ाता है, यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों का शुभेच्छाओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के। तो चले चलते हैं प्रस्तुति। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हर। स्वागत है आपका आज की प्रस्तुति। आपके आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज का पंचांग, आज दिनांक 12/11/2025, मार्गशीर्ष पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्ववसु विक्रम संवत 2082, कलायुग और कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 6:05 पर, सूर्यास्त 5:02, सनराइज एट 6:05 AM, सनसेट एट 5:02। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में पंचांग के 5वां अंक वार बुधवार, तिथि रात्रि के 10:58 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात नौमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 6:35 तक अश्लेषा, उसके बाद भागा। योग प्रातः 9:02 तक शुक्ल, उसके बाद ब्रह्म। और करण प्रातः 8:02 तक बालव, तत्पश्चात देर रात्रि 11:08 तक कौलव। ये रहे पंचांग के 5वां। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और भोलेनाथ को देखते हैं इनका वास कहाँ है, सूखता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का जब अष्टमी तिथि है, भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि शुद्ध। नौमी तिथि होती है, भोलेनाथ सभा स्थल पर जाते हैं, जो कि शुद्ध। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल अपराह्न 4:58 से 6:35 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:23 से 2:07 तक। गोधूली बेला संध्या 5:03 से 5:28 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से 12 बजे मध्य रात्रि तक। निशिता देर रात्रि में पूजा पाठ की जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 11:33 से 12:56 तक। गुली काल दिन के 10:11 से 11:33 तक। यमगंड प्रातः 7:27 से 8:49 तक। और वर्ज मुहूर्त प्रातः 7:25 से 8:52। गणमूल प्रातः 6:05 से कल के सूर्योदय तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है, उसे अहोरात्र। ग्रहों के ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है, तो सूर्य देव अंश के अनुसार, क्योंकि सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए अंश के अनुसार वृद्धावस्था में गए हैं। चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जब कर्क राशि से अपनी नब्बी की राशि से वे सिंह राशि में प्रवेश कर। मंगल देव अस्त हो चुके हैं। बुद्ध देव और बृहस्पति देव वक्री हो चुके।
शनिदेव पहले से बकरी चल, ग्रहों की आकाशीय स्थिति कुछ अजीब हो गई सी है। और आप इस तरह से देखें तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह और अपनी ही राशि में 3 ग्रह। ये 3 ग्रह आज चंद्रमा जो अपनी राशि में है, मंगल देव जो अपनी राशि में है और शुक्र देव अपनी राशि में। शक्तिशाली ग्रहों की स्थिति में देखें तो शुक्र, मंगल तथा चंद्र की राशियों में दो दो ग्रह हैं। बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक। नक्षत्र के अनुसार यदि आज का दिन देखें, ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव 1। बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह शनि देव के नक्षत्र 4, शनि देव के नक्षत्र में 2 और केतु, सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, स्वतंत्र ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और शुभ ये आज के ग्रहों की आकाशीय स्थिति। रात्रि 6:35 पर चंद्रदेव का आज राशि। इस प्रकार यदि देखें तो बकरी ग्रह जो है और अस्त ग्रह हमारे ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा एक तरह का हम्म, तो सामान्य परिस्थिति से अलग हट करके बना। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति की पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आपको दूसरे भाग में हम ले आए हैं जो नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। इसे तारा बलन कहते हैं। तारा चंद्र बलन, तारा बलन के आगे जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है जिसमें नक्षत्रों के नाम लिखे हैं। तारा बलन के नीचे भी वर्टिकल कॉलम्स है जिसमें वर्टिकल रोज है जिसमें 3 नक्षत्रों के नाम है। यह जातक के चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है उससे संबंध। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और यह किसी भी जातक का अपने नक्षत्र के अनुसार देखें और कॉलम अपने रोज से लेकर कॉलम में मिलाएं जहां चंद्रमा आज इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। दोनों जब जहां मिलते हैं वही आज सूक्ता की। तो चंद्रमा चूंकि गोचर जो करते हैं उसके अनुसार इस फल को देखते हैं, इसलिए आज ही का ये से संदर्भित होता है और कुल 9 स्थितियां बन सकती है शुभता और अशुभता। आज का तारा जन्म में हो, संपत, विपत, छेद, प्रत्यय, साधक, नैदक, नैधन्य, मित्र या अतिमित्र, यही 9 स्थितियां बन सकती है। जब भी आज का चंद्रमा आपका संपत, छेद, साधक, मित्र और अतिमित्र हो तो शुभता का संकेत देते हैं। और यदि तारा आपका जन्म, विपत, प्रत्यय या नैधन्य में होता है तो अशुभता की होती है। शुभ स्थिति में सभी कार्यों का शुभ निष्पादन त्वरित गति से योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि हम उससे लाभान्वित हो सके और हमारे कार्यों में शुभता बनी रहे। और अशुभ तारे की स्थिति में हम शुभ कार्यों को टालते हैं, कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करते हैं, दैनिक कार्य में हम साथ उपाय के तौर पर कोई भी जोखिम नहीं लेते हैं क्योंकि उपाय सही होगा या नहीं होगा, कहीं शुभ कार्यों में अशुभता न हो, इसलिए खतरे को मोल नहीं, जोखिम नहीं उठा। यही हमारा सलाह है। थोड़ी देर के लिए आपको ले चलते हैं नवतारा चक्र पद्धति पर, चूंकि तारा बल मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और यह नवतारा चक्र पद्धति ग्रहों जातक के विभिन्न ग्रहों की स्थिति के बारे में, जातक के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। और जातक का इस तरह से यदि पहले से मालूम हो जाए कि कौन से ग्रह उसके शुभकारी हैं, कौन से शुभकारी, तो मानसिक रूप से सभी कार्यों का निष्पादन उसी अनुरूप कर सकता है। अशुभता की स्थिति में मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर सकता है चुनौती का सामना करने के लिए और शुभता की स्थिति में योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन। जैसे दशा महादशा का फल पहले से पता चल जाए, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह का कैसा फल देंगे यह पहले से जातक को पता चल जाए और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक उनके लिए कैसा फल देंगे, सुखदायी होंगे या अशुभदायी, यह भी पता चल जाए, फिर तो जिंदगी अच्छे से कटती है। सावधान शुभता कार्य में बनी रहे और हम लाभान्वित हो सकते।
तो इसे पहचानना बहुत आसान। नवतारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से वीडियो डाला है, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं तथा उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में आपको बता दें कि ग्रह के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के ही ग्रहों का फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। और इसी उद्देश्य से क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं, 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा है, जिसकी सूची आपके समझ। पहला से 9वां तक एक में, 10वां से 18वां तक दूसरे में, 19वां से 27वां तीसरे में। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और पहले नक्षत्र जो हर श्रेणी में से पहले नक्षत्र जो हुए, यानी पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव को गया। और इसी प्रकार दूसरा, 11वां और 20वां का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा, 12वां, 21वां का स्वामित्व सूर्य देव। और इस तरह से नक्षत्रों का स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दिया गया। और अंतिम में 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव। और यह सूची इस तरह से फलित बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जब भी चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, वह नक्षत्र के स्वामी जो बनते हैं वे पहला ग्रह, और उसी दशा महादशा में जन्म होती है, उसी दशा महादशा में जातक की मृत्यु भी संभावित है, उसी महादशा में हुई है। क्योंकि जो बाकी भोगांश बचे रहते हैं वह इस वर्ष भोगना पड़ता है। किसी ग्रह की महादशा, मान लीजिए चंद्रमा की किसी ग्रह की महादशा, शुक्र की महादशा 20 साल है, और यदि जातक शुक्र उसमें से 18 साल उसने पिछले साल जन्म में भोग लिया, तो दो बचे जो समय है वह इस जीवन में भोग। तो इस प्रकार हम दशा महादशा का फल जान सकते हैं, यानी हम उस दशा को पकड़ेंगे जहां से हमारी जीवन यात्रा शुरू, तो उस ग्रह को पकड़े और वहीं से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़े। तो पहला ग्रह जो होता है आपका जन्म का ग्रह हुआ, जन्म नक्षत्र से संबंधित है, वह मिश्रित फल देता है, ज्यादा पीड़ा देता है। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो ग्रह होते हैं सुफलदायी होते हैं, और पहला तो पीड़ा देता ही है, पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ये असुफल। और इस तरह से ग्रहों का हम पता कर लेते हैं कि कौन से ग्रह सुखदायी फलदायी होंगे, कौन से असुफल। उदाहरण स्वरूप बुध नक्षत्र से लें, आज बुधवार दिन है, और बुध के ये नक्षत्र से देखें तो आज अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद माघा में जाए। तो अश्लेषा नक्षत्र में मान लीजिए हम गिनती शुरू करते हैं, जिसके स्वामी बुध। बुध पहला ग्रह बन, दूसरा ग्रह केतु, तीसरा शुक्र, चौथा सूर्य, पांचवा चंद्रमा, छठा मंगल, सातवां राहु, आठवां बृहस्पति और नौवां शनि। तो बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि सुफलदायी। इस जातक में जन्मे जातक इनके लिए सुफलदायी होगी, और ये ग्रह की महादशा महादशा सुफलदायी होगी, और जन्म कुंडली में ये बैठे ग्रह भी सुफल देने की संभावना। ग्रहों के बैठने की स्थिति और उनके नक्षत्रों से संबंध भी फलित होती, इसलिए संभावना है। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह यानी बुध, शुक्र, चंद्रमा और राहु ये असुफलदायी। तो पूरे जीवन काल का चक्र पता चल गया कि कौन से ग्रह हमारे लिए सुफलदायी है, कौन से असुफल, और इस प्रकार हम कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और यह हमें कम पीड़ा का समय भी चुनौती भरा हो सकता है, होता है, और यह हम आराम से मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर निकाल देते। इस तरह से हमारे जीवन में अंत तो गत्वा स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। नवतारक चक्र पद्धति पर हमने YouTube पर अलग से वीडियो भी पोस्ट किया है आपकी जानकारी के लिए, और जिसमें भगवान राम, माँ सीता और पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो चलिए वापस आपके को ले चलते हैं ताराबल।
चंद्रमा आज के गोचर में क्या क्या है? चंद्रमा आज के गोचर में, चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और आप देखें तो भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जन्मे जातक के लिए मित्र होते हैं। और वहीं जब माघा में चंद्रमा आ जाते हैं तो वे अति मित्र हो जाते हैं। तो भरनी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पे जन्मे जातक के लिए आज शुभता के समय। वहीं यदि हम देखें पुनर्वसु विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, तो पहला भाग विपद का है, दूसरा भाग छेद, यानी पहला भाग समस्या शुभता दिए हुए, दूसरा भाग शुभता दिए। यदि हम अश्लेषा ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए देखें तो पहला भाग जन्म का है, दूसरा भाग समय। तो इस तरह से हम ग्रहों के तारा नक्षत्रों के अनुसार आज का दिन देखते हैं और इसी तरह से हम अपने आप को अनुरूप यह आगे बढ़ दैनिक कार्य में अशुभता की स्थिति में सावधानी रखते हैं। आशा करते हैं कि यह आपके लिए लाभदायी रहा होगा। और उपाय के तौर पर केवल जानने हेतु आप जान सकते हैं, वो हम जोखिम लेने के लिए नहीं कहें। यदि आज का तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान, और प्रत्यरी में पड़ता है तो नमक का दान, नैधन्य है तो वो त्याज्य है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण। तीसरे भाग में आपका स्वागत। राशि के अनुसार आज कैसा दिन? चंद्रमा रात्रि के 6:35 पर राशि परिवर्तन करेंगे, इसलिए आज का राशि दो भागों में। आज का राशिफल दो, ये कर्क से सिंह राशि में जाए। तो कर्क राशि में जब तक है तब तक के लिए वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। और जब राशि परिवर्तन कर लेंगे, सिंह राशि में जाएंगे तो मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए, कुंभ और मीन इन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातकों के लिए निश्चित फल अशुभता। तो ये रहे हमारे आज के, इसे चंद्र बलम कहते हैं, आज के चंद्र बलम की प्रस्तुति। तो ये चौथे भाग में आपका स्वागत है, जो चौघड़िया से संबंधित। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ को दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो या कोई भी कार्य करने से पहले, कोई कार्य पहले किया जाए पहली बार। यदि कोई जातक उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता है तो कम से कम अपने कार्यों में शुभता के लिए चौघड़िया जरूर देखें, क्योंकि कोई भी जातक काम करता है तो कार्य में शुभता लाने के लिए काम करता है, सलाह दी जाती है। क्योंकि चौघड़िया केवल दैनिक कार्य, पहली बार किए जाने वाले कार्य नहीं, ग्रहों से संबंधित कार्य के लिए भी काफी उपयोगी। और इन सब की उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से यूट्यूब पर पोस्ट रखा है, जो चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं। 8 चौघड़िया में 7, चूंकि 7 दिन ही होते हैं इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और इन सात जो 8वां चौघड़िया वो करता है, आदि का वही अंत का होता है। दिन का जो आरंभ का चौघड़िया होता है या रात्रि के आरंभ का, वही अंत का चौघड़िया वो करता है। इस प्रकार सातों चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से, और ये सातों दिन के अलग अलग ग्रह स्वामी होते हैं और ये ग्रह विशेष कार्यों के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध ग्रहों से भी और उनके विशेष कार्यों से भी हो जाता है। तो चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती है। अब चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें जरूर देखना चाहिए कि कहीं वह अशुभता से अधिव्याप्त नहीं। इसके लिए दिन में चौघड़िया जो हुआ करता है वह अक्सर राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। चूंकि सूर्य का संबंध अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि सूर्य का जो है, दिन का के जो होते हैं शासक सूर्य होते हैं, रात्रि के शासक चंद्रमा। और सूर्य और चंद्र शनि में आपस में टक्कर हमेशा रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया जो
शनि का जो चौघड़िया है वह काल चौघड़िया, वह हमेशा काल बेला से ग्रसित। वहीं रात्रि में चंद्रमा का रात्रि आधिपत्य है रात्रि का, और बुध और चंद्रमा में कटुता रहती है, इसलिए बुध का जो चौघड़िया है लाभ चौघड़िया वह रात्रि में काल रात्रि से। तो जो इस तरह से जो भी अशुभता से व्याप्त समय हो उसे टाला जाता है, उसमें शुभता का तो कोई भी शुभ काम नहीं है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया, आज दिनांक बुधवार, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त। जैसा हमने कहा था काल चौघड़िया जो 8:49 प्रातः से 10:11 तक है वो काल विलय से ग्रसित है, और रोग चौघड़िया जो 11:33 से 12:56 तक है वह वार वेला और राहु काल दोनों से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया काल लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 2:50 से 4:28 भोर तक है वह काल रात्रि। इस प्रकार चौघड़िया की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। जो चौघड़िया अशुभ है उसे त्याग कर शुभ बाकी चौघड़िया का उपयोग आप कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार काज कर अंक हमारे साथ जो होते हैं, अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक तक ही सिंगल डिजिट का अंक उपयोग होता है, और यही अंक हमारे लिए कामयाब होता है। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता है, और अंकों की स्थिति को देखें तो 1 से 9 तक में 5 अंक ऐसा होता है जो मध्यस्थता का काम करता है, क्योंकि वो सेंटर पर होता है, केंद्र में होता है, और इसलिए उसकी शक्ति ज्यादा होती है। जब भी हमें, क्योंकि सिंगल डिजिट से एकल अंक पर ज्योतिष काम करता है, जब भी 2 अंकों का समूह या उससे ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास समझ आता है तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में बदल देता है। अंक ज्योतिष में शून्य के गण को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। इस प्रकार जो हर अंक है उनके एक शासक ग्रह है, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और अंकों की दुनिया में इनकी उपयोगिता के अनुसार अंकों को विशेष नामों से जाना जाता है। एक को राजा या सरकार से, या ऑफिस में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए वे बॉस, दूसरा 2 रानी से, पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, असामाजिक तत्वों से, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री से, 7 मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु या वैसे व्यक्ति जिन्हें आगे भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, ईश्वर द्वारा उन्हें वरदान। 8 जो है समाज के नीचे के तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, अधीनस्थ तथा न्यायालय। 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर तक कुंजी। इस प्रकार अंकों को विशेष नामों से उनकी उपयोगिता के अनुसार दिया जाता है, और यदि उनके उपयोगिता के साथ अंकों को देखें तो आप आपस का तालमेल भी निकाल सकते हैं। वैसे इसी प्रस्तुति में हम अंकों के शत्रु अंक आपको बताएंगे। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें जन्मतिथि के रूप में कुछ अंक वरदान मिले, और जन्मतिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते। ये तिथि और माह 1 अंक के भी हो सकते हैं, 2 अंक के भी हो सकते हैं, किंतु वर्ष में 4 अंक। इसलिए सबसे पहला जो ज्योतिष का सिद्धांत है कि सभी अंकों को, एकल अंकों को, उस 1 से ज्यादा अंकों से प्रयुक्त हुए अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर उसे एक उसकी शादी बना, सभी अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। तिथि, माह और वर्ष को यहाँ किया गया तो 3 2 5 आए। और इस प्रकार ड्राइवर को, यानी मूलांक जो होता है वो तिथि का होता है। तिथि जो है उसको जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया गया तो उनका मूलांक या ड्राइवर जिसे कहते हैं वो 3 होता है। कंडक्टर जिसे भाग्यांक कहते हैं और 1। यह महत्वपूर्ण अंक है, आप इसे नोट कर रख सकते हैं ताकि एक्सरसाइज में आपको काम आए। एंजल नंबर तो केवल वर्ष को जोड़ करके होता है, वर्ष में को एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, और
पुरुष के लिए 11 उसमें घटाते हैं, महिला को के लिए उसमें 4 जोड़। तो इस प्रकार जातक का जो एंजल नंबर होता है वह 6 होता है। एक और अंक होता है जो कि एटीट्यूड नंबर कहलाता है और अचीवमेंट नंबर कहलाता है, क्योंकि ड्राइवर हमारा जो होता है मूलांक होता है हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, इनर पर्सनालिटी बताता है, कंडक्टर हमारे भविष्य की तरफ इंगित करता है, एंजल नंबर वातावरण को दिखाता है, और एटीट्यूड नंबर जो तिथि और माह को जोड़कर बनता है वह हमारा बाहरी व्यक्ति। ये सभी अंक स्टैटिक होते हैं। अब अंक ज्योतिष का एक फॉर्मूला सूत्र कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं। आप देखें जो साधारणतः बस में ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में शत्रुता रहती है तो बस में चलना मुश्किल। और अगर दोनों में मित्रता है किंतु पैसेंजर जो बोर्ड हुए वे शत्रु हैं ड्राइवर और कंडक्टर के, फिर भी परेशानी होती। तो ड्राइवर और कंडक्टर दूरी है अंक ज्योतिष का। ड्राइवर और कंडक्टर का कोई भी शत्रु अंक नहीं अर्जित करना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। और ड्राइवर और कंडक्टर में यदि शत्रु जन्मजात है तो हम डायनेमिक अंकों से उसे ठीक कर ऐसा अंक लाते हैं जो दोनों अंक का मित्र। और इस प्रकार अंक ज्योतिष में उथल पुथल या इम्बैलेंस हुए असंतुलित हुए अंकों को ठीक करते हैं। जो असंतुलित अंक ही हमारे लिए परेशानी का सबब बन। उदाहरण स्वरूप यदि हमारे पास कोई तिथि मिसिंग है कि कोई अंक मिसिंग है जन्म तिथि में, तो वैसी स्थिति में उस अंक की ऊर्जा हमें नहीं मिलती। उसी तरह कोई अंक ऐसा भी हो सकता है जो 1 से 2 बार या 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो वैसी स्थिति में भी हम हमारा अंक असंतुलित। इस प्रकार हमारा अंक, ये सभी अंक जो बनते हैं स्थिर अंक, चूंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है और उसी से सृजित अंक है, तो ये अंक हमारे जो अंक हुए ये स्थिर अंक हुए। अब इन स्थिर अंकों को में यदि हम कुछ अंक लाते हैं तो वह डायनेमिक अंक कहलाता है। और अगर ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में शत्रुता है तो सबसे पहला काम होता है ऐसे अंक को लाना जो दोनों अंक में, और भविष्य में जो भी हम अंक लाएं वो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं हो, यह सुनिश्चित करना अंक ज्योतिषी का या जो भी अंक हमारा कर्तव्य, ताकि हमारे जीवन जो चले वो ठीक से चले। अब आप देखें तो सबसे पहला अंक जो होता है ऐसा अंक जो ढूंढने में, मान लीजिए मोबाइल का अंक लाए तो मोबाइल का अंक जब हम प्रयोग करेंगे तभी ऊर्जा देगा, तभी उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। गाड़ी संख्या जब प्रयोग करेंगे तभी उपयोगिता बढ़ेगी। कुछ ऐसा अंक ढूंढते हैं जो अंक हमारे लिए सदैव सदैव काम करते हैं, स्थिर होते हैं, डायनेमिक रहते हुए भी स्थिर होते हैं, उन्हें बार बार नहीं बदला जाता, और वह होता है नाम। तो नाम में अक्षर प्रयुक्त होते हैं, फिर अंक कैसे बनेंगे? तो हर नाम में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं या अल्फाबेट्स के अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए उन अंकीय मूल्यों को हम बदलते हैं, उन अंक अक्षरों को हम उनके अंकीय मूल्य से बदलकर फिर हम नाम निकालते हैं। यहाँ चूंकि जो नाम होता है उसका पहला अक्षर भी संवेदनशील होता है, काफी ऊर्जा देता है क्योंकि उससे हमारी चेतना जाती है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नाम का पहला अक्षर भी नहीं। तो ये आप देखें कि इसका ड्राइवर जो है 3 है, कंडक्टर 1, और जो ड्राइवर 3 कंडक्टर 1 आपस में कैसे संबंध है, और ड्राइवर 3 आया नामांक 6 आया, इनके संबंध कैसे? नाम का पहला अक्षर 1। चलिए गणना करते हैं, पहले देखते हैं मित्र को और फिर एनालिसिस करते हैं तो ये शत्रु अंक को, और तब देखते हैं कि कैसे अंक मिलते हैं। तो शत्रु अंक आपके सामने 1 का 8, 2 का 4, 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9, 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। इन अंकों को देखें यदि, तो आप देखेंगे कि कुछ अंक ऐसे होते हैं जैसे 4 7 8 9 जो अपने अंकों के ही दुश्मन। साथ ही
यदि जातक का जो जन्म तिथि है वह 3 अंक दे रहा है, मूलांक 3 है, और जब मूलांक 3 है उसका जो नामांक बनता है 6 बनता है, 3 और 6 आपस में 7, 6 और 3 भी आपस में 7। तो वैसी स्थिति में नामांक इनका जो है कुछ सही नहीं। ये जन्म तिथि है श्री अमजद खान की, और इनकी जन्म तिथि आज है। यह जन्म तिथि की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अमजद खान फिल्मी एक्टर। तो इनका जो है आज 3 और 6 का, ये देखें, 3 मूलांक है, भाग्यांक 1, और इसलिए नामांक 1 पर जाता है, और 2। तो ये चूंकि 1 तत्व 3 में आपस में मित्रता है, इसलिए यह सही है। हमने आपके समक्ष एक दूसरी सूची भी रखी है जो इसमें अल्फाबेट यूज हुई। तो विभिन्न अंकों के जो जातक है या जिनका ड्राइवर और कंडक्टर सूचीबद्ध है 1 से 9 तक, उनके शत्रु अक्षर कौन कौन, यह शत्रु अंक से हमने उनका संबंधित अक्षर निकाला है, और आपके लिए, आपके उपयोग के लिए आपके पास। तो यह सूची जो है काफी उपयोगी है। आप इस आधार पर अपने अपना परिवार का तथा सभी लोगों का आप खुद आकलन करें कहाँ पर गलती है। यदि कोई व्यस्त आदमी का या जिसका नाम नहीं परिवर्तित किया जा सकता है, उसके नाम में सुधार की आवश्यकता है, आप सुधार कर सोशल मीडिया आदि पर सुधार करते हैं, नाम का कोड बदलें, तथा वे जातक जिनका नाम बदला गया है वह का कई बार ठीक, इससे ऊर्जा मिलेगी और नाम को बदलने का प्रभाव मिलेगा। अब आपके समक्ष एक और सूत्र लाते हैं, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। पर्सनल ईयर जो होता है उस साल के जातक के बारे में फल देता है। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन जो ओरिजिनल बर्थ जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को उसमें रिप्लेस करता है। यानी 12/11/1940 का बर्थ तिथि है, तो 12/11/2025 हम देखेंगे, और तब हम इनका भाग्यांक निकालेंगे। जब भाग्यांक निकालेंगे तो आप देखें कि इनका भाग्यांक 5 बनता है। यदि हम मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक है तो समस्या कारक होगा, मित्र अंक है तो शुभ होगा। इस प्रकार यदि देखें तो 5 अंक ऐसा है जो सभी का मित्र, इसलिए 1 और 3 दोनों का, इसलिए यह शुभता की ओर संकेत देता है। इनका जो यदि हम देखें रनिंग एज, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ये अभी 86 वर्ष से गुजर रहे हैं, वह भी 5 दे रहा है। दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए इनका यह 2025 वर्ष शुभ। तो इस प्रकार हम अंक ज्योतिष के अनुसार हमने देखा, सीखने के प्रयास किया, सिखाने का हमने प्रयास किया, और आशा करते हैं कि आप ही आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आप समझ पाए। फिर हम कुछ नए, इसी में कुछ नएपन से लाकर, नई जनतिथि लाकर पुनः कल प्रस्तुत करेंगे। और अब आपको ले चलते हैं आज का, जो आज का भाग्यांक है वह विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्मे जातक के लिए कैसे शुभता का संकेत। तो आज की तिथि यदि हम देखें तो आज का मूलांक 3 बनता है और भाग्यांक 5। 5 अंक का किसी से शत्रुता नहीं, इसलिए या तो वे मित्र हैं, तटस्थ हैं, या अति मित्र। उदाहरण स्वरूप 5, 4 और 8 का इसका कोई मित्र नहीं है, उसके ये अति मित्र। 5 अंक, 4 अंक तथा 8 अंक वाले का अति मित्र है, और राजा का भी, या कहें बाकी अंकों का के ये मित्र बनते हैं। 9 अंक के साथ ये तटस्थ, यानी 9, 18, 27 तारीख को जो जातक जन्मे हैं उनके लिए दिन साधारण होने की संभावना है। 4, 13, 22, 21 को जो जन्म माह के जन्मे हैं, या 8, 17, 26 को जन्मे हैं, उनके लिए दिन आज बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा दिन है। और शेष जातकों के लिए दिन उत्तम होने की
तो इन्हीं प्रस्तुतियों के साथ हम आज अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। आशा करते हैं कि आप यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रहा होगा, ज्ञानवर्धक। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि प्रस्तुति का लाभ आपको भविष्य में भी मिल सके जब भी हम कोई नई प्रस्तुति। और अंत में आग्रह है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके और सुझाव दें। तो अंत में यही प्रार्थना है, साझा और सुझाव। इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए ये दिन के स्वामी बुद्धदेव, श्री गणेश तथा मां शारदे से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और शुभ और संपन्न आपका आज का दिन रहे, उल्लास से भरा दिन। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेंगे। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदे।